तो आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग फिर से लेकर आए हैं रेल प्रोजेक्ट टेस्ट 2024 क्लास 10th। तो ये होने वाला है हिंदी का, जो आप लोग एग्जाम है 4 तारीख मतलब 4 नवंबर को होने वाला है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, इसका मतलब यही है 100% आने वाला है, इसी से आएगा। और इसको आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो एग्जाम में भी आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोगों का यही आ सकता है और वीकली टेस्ट में तो यही आएगा ही आएगा। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। तो ये देख सकते हैं पहला प्रश्न दिया हुआ है, उत्साह कविता के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर क जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ख सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन ग नागार्जुन, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ख सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या हो ऑप्शन ख सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, उत्साह कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है? उत्साह कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है? ऑप्शन क बिजली को, ऑप्शन ख धरती को, ऑप्शन ग आकाश को, ऑप्शन घ बादल को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ बादल को। अब चलते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे किससे की है? ऑप्शन क धरती से, ऑप्शन ख आकाश से, ऑप्शन ग कवि से, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग कवि से। कवि ने कवि ने उत्साह कविता में अपने आप से तुलना की है। अब चलते हैं हम लोग चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न लिखा हुआ है, कविता बादल को कैसे बरसने कवि बादल को कैसे बरसने के लिए कहता है? कवि जो होता है बादल को कैसे बरसने के लिए कहता है? ऑप्शन क गरज के साथ, ऑप्शन ख पत्थर के साथ, ऑप्शन ग बिना गरज के साथ, ऑप्शन घ धीरे धीरे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क गरज के साथ। अब चलते हैं लोग पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न लिखा हुआ है, उत्साह कविता में सम्मिलित शब्द गगन का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन क आकाश, ऑप्शन ख धरती, ऑप्शन ग पाताल, ऑप्शन घ बादल। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इस ऑप्शन में आकाश का मतलब गगन का पर्यायवाची शब्द आकाश होता है। तो ऑप्शन क हो जाएगा इसका उत्तर। अब हम लोग चलते हैं आगे कि आगे वाला प्रश्न मतलब छठा प्रश्न की ओर। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे होना तो चाहिए छठा, पर यहाँ पे पहला लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे छठा आप लोग कर लीजिएगा 6, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि उसको कॉपी पेस्ट किए हैं मैंने ओरिजिनल का, जो एग्जाम में यही सब आएगा। तो आप लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं, जैसा भी है बस इसी से आने वाला है क्वेश्चन। तो हम लोग पढ़ते हैं छठा नंबर का क्वेश्चन, फसल कविता के कवि कौन है? फसल कविता के कवि कौन है? तो ऑप्शन क सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन ख जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ग नागार्जुन, ऑप्शन घ महादेवी वर्मा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग नागार्जुन। अब हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न लिखा है, कविता के अनुसार मतलब कविता के अनुसार फसल किसका रूपांतर है? ऑप्शन क पानी का, ऑप्शन ख मिट्टी का, ऑप्शन ग बादल का, ऑप्शन घ सूर्य की किरणों का। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ सूर्य की किरणों का। अब हम लोग चलते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, फसल किसका गुणधर्म है? ऑप्शन क मिट्टी का, ऑप्शन घ पानी का, ऑप्शन ग किसान का, ऑप्शन घ हाथ का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क मिट्टी का। अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न, मतलब चौथा यहाँ पे हो जाएगा कितना आप लोगों का 9 नंबर। तो देखते हैं 9 नंबर का, फसल से सीधा संबंधित किसका रहता है? ऑप्शन क व्यापारी का, ऑप्शन ख खरीदार का, ऑप्शन ग किसान का, ऑप्शन घ सरकार का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग किसान का। अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, नहीं पहले और एक क्वेश्चन बचा है तो पहले उसको भी देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं मतलब लास्ट वाला यानी 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो 10 नंबर का प्रश्न हो रहा है, फसल कविता फसल कविता सिमटा हुआ संकोच है। फसल कविता सिमटा हुआ संकोच है। पहला ऑप्शन क किसान के हाथों का, ऑप्शन ख व्यापारी के हाथों का, ऑप्शन ग
जमींदारों के हाथों का ऑप्शन घ। हवा की थिरकन थिरकन का, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, हवा की थिरकन का। अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखेंगे। देख सकते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे एक है, इसका मतलब 11 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि हम बोले ना मेरा टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी किया हूँ। तो हम लोग सीधा खाली प्रश्न को देखते हैं, आप लोग नंबर सुधार लीजिएगा। तो आप लोग चलते हैं प्रश्न को देखते हैं। तो 11 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, बच्चे बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव डालता है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव डालता है। तो उत्तर लिखा हुआ है, उत्तर बच्चे के दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। उसे जीवन के प्रति नई आस नई आस जगने लगती, उसे जीवन की सजीवनी सजीवनी बूटी मिल जाती है और जीविष्णा जीविष्णा से भर जाते हैं। अब हम लोग 12 नंबर का प्रश्न को देखने वाले हैं। तो देख सकते हैं 12 नंबर का प्रश्न, बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। उत्तर देखते हैं, बच्चे की मुस्कान में किसी प्रकार की कोई छल कपट नजर नहीं आती है। किसी से बिना भेद किए हुए ही अपनी मोहक मुस्कान की छवि बिखेर देता है। जबकि बड़े व्यक्ति के मुस्कान में एक संकोच, एक शक रहता है, उसमें ईर्ष्या और देश्य स्पष्ट नजर आता है। अब हम लोग 13 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न बोल रहा है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। उत्तर दिया, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो इसे हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो ये हम लोगों का 3 नंबर का हुआ, तो 3 पॉइंट हम लोग लिखे हैं। पहला मतलब क नंबर का पॉइंट है, झोपड़ी में कमल खिल गया है। और ख, चट्टान पिघल कर पानी बन जाता है। ग, बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झड़ने लग गए हैं। तो अगर आप लोग इसे पूरी तरह से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आप लोगों का 3 नंबर जो मिलने वाला है वो कोई नहीं काट सकता है। तो आप लोग इसे अच्छा से देख लीजिए, और ये फाइनल टेस्ट के लिए मतलब फाइनल एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 4 है, इसका मतलब यहाँ पे 14 नंबर हो जाएगा। तो 14 नंबर का प्रश्न को देखते हैं, भाव स्पष्ट कीजिए। तो भाव स्पष्ट करने बोल रहा है, तो हम लोग चलते हैं। पहला क नंबर देखते हैं, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो ये आप लोगों का जितना भी आया है ना, सारा ही सारा आप लोगों का बुक से है। तो चलते हैं हम लोग उत्तर को, इसको देख लेते हैं। भावार्थ, बच्चे के धूल से सने हुए नन्हे तन को जब कवि देखता है तो ऐसा लगता है कि मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल उठता है। ख नंबर का भाव स्पष्ट देखते हैं, छू गया तुमसे ही झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो इसका भाव देखते हैं। उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, जब कवि बच्चे के संपर्क में आता है तो उसे अत्यधिक खुशी मिलती है। वह कहता है कि जब मैं तुम्हारे संपर्क में आता हूँ तो मेरे जीवन में सभी खुशियों के फूल खिल गए हैं। जबकि मेरा जीवन बांस और बबूल के पेड़ की तरह था, अब बांस और बबूल के पेड़ जैसे मेरे जीवन में भी खुशियों की बाहर आ गए हैं। बाहर आ गई है या गए हैं या गए, आप लिख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे। देख सकते हैं यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें 15 आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर का आप लोगों का आने वाला है। तो हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग पॉइंट वाइज इसलिए लिखे क्योंकि पॉइंट वाइज लिखने से आप लोग ज़्यादा नंबर मिलेगा, इसलिए पॉइंट वाइज लिखना कीजिए। और हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न लिखा हुआ है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर लिखिए पहले। उत्तर,
कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के 4 आधार स्तंभ में से एक हैं। इन दोनों कविताओं में भी छायावाद के कुछ विशेषताएं स्पष्ट नजर आते हैं जो निम्नलिखित है। तो पहला देखते हैं प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण चूंकि कविता अट नहीं रही है, पूर्णता प्रकृति पर आधारित है। इसमें कवि ने प्रकृति के सुंदरता रूप का बखान किया है। घर भर देते हो कहकर कवि ने प्रकृति के उत्सव को व्याख्या की है। अब ख नंबर देखते हैं मानवीकरण। तो ख नंबर देखा कवि ने उत्साह कविता में मलित काले घुंघराले एवं अट नहीं रही है कविता में जब तुम सांस लेते हो कहकर प्रकृति का मानवीकरण किया है। घ नंबर देखते हैं गीति शैली। निराला के काव्य की एक और विशेषता है, वह है कविता की गीतात्मकता जो इस कविता में स्पष्ट नजर आती है। घ नंबर देखते हैं प्रकृति से अपने अंतमर्न को मिलाना छायावादी काव्य की एक अन्य विशेषता है। अपने अंतर्मन को कविता के साथ जोड़ना। कवि ने पर कर देते हो कहकर प्रकृति के साथ अपने अंतर्मन को जोड़ने का प्रयास किया है। अब हम लोग 16 नंबर का प्रश्न को देखने वाले। 16 नंबर का प्रश्न को देखने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो हम लोग 16 नंबर को प्रश्न को देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 1 लिखा है, मतलब 16 नंबर का प्रश्न है ये वाला। तो 16 नंबर का प्रश्न थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग 5 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। तो चलते लोग पहले देख लेते हैं 16 नंबर का प्रश्न। उत्साह कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। मतलब उत्साह कविता में भाव जितना भी आपको समझ में आया वो अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग जिसे लिखें उसको हम लोग चलते पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आप लोगों को। तो देख लेते हैं उत्तर। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह बादल को संबोधित है। अत्यधिक गर्मी में तपती धरा और प्रकृति निराला और तहासा के आगोश में है। कवि बादल को नजर के साथ बुला रहा है ताकि निराशा के वातावरण में जन और अन्य जीवों में प्रकृति में उत्साह और जोश भर सके। कवि बादल की तुलना कवि से भी करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कवि बादल की तुलना कवि से भी करता है। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है। अब देखते हैं आगे। जिस प्रकार कवि अपनी नूतन कविता से नई कल्पना नया जोश भरता है, वैसे ही बादल के बरसने के बाद पूरी धरा में जीवन में नया जीवन और उत्साह का संचार होता है। कवि को इस बात का एहसास है कि अत्यधिक गर्मी होने के कारण पेड़ पौधे वनस्पतियां और आमजन व्याकुल हैं। किसानों के फसल सूख रहे हैं, वनस्पतियां पेड़ पौधे मुरझा रहे हैं। आम लोगों को गर्मी से जीना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में बादल गर्जन के साथ बरस कर पूरी धरती में आमूलचूल परिवर्तन कर दे। कवि को बादल का गर्जन पसंद है क्योंकि बादल का गर्जन उत्साह और जोश भरा है। कवि का आशय है कि धरती के सब लोग गर्मी से यहाँ पे हो जाए, गर्मी से मुक्त हो जाए। उन सब में जीवन और जोश भरने के लिए जोरदार बारिश की आवश्यकता है ताकि धरती पर बड़े पैमाने पर बदलाव हो सके, क्रांति हो सके।
तो हम लोगों ने 16 नंबर का प्रश्न में जितना भी किया है आप लोग इसे पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।